नमस्कार। आज हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हिंदी व्याकरण के नोट्स हैं और हम इनमें दिए गए एक बहुत ही जरूरी विषय को समझने की कोशिश करेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द। बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर परीक्षा में आता है और अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं, बल्कि इन शब्दों के पीछे का लॉजिक और पैटर्न समझना होगा। हाँ, ताकि इन्हें पहचानना आसान हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये तत्सम और तद्भव है क्या? नोट्स में सबसे पहले तद्भव की परिभाषा दी गई है। हाँ, तद्भव शब्द को अगर आप तोड़ें तो बनता है तत् और भव। इसका सीधा सा मतलब है उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न। यहाँ उससे का मतलब संस्कृत से है। हाँ, बिल्कुल। तो संस्कृत के वो शब्द जो समय के साथ आम बोलचाल की वजह से थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में आ गए, वे तद्भव कहलाते हैं। अच्छा, जैसे नोट्स में एक उदाहरण है, दुग्ध का दूध बन जाना। जी। दुग्ध बोलना थोड़ा मुश्किल है और दूध आसान है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भाषा हमेशा सरलता की ओर जाती है, यही इसका मूल सिद्धांत है। तो फिर तत्सम क्या हुआ? और फिर आता है तत्सम। इसे तोड़ने पर बनता है तत् प्लस सम, यानी उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए, वो तत्सम है, जैसे अग्नि या सूर्य। एकदम सही। और यहीं पर एक मजेदार मेमोरी ट्रिक है जो नोट्स में दी गई है। अच्छा। तत्सम में स आता है तो याद रखिए एस फॉर सेम, यानी संस्कृत जैसा सेम। अरे वाह। और तद्भव में भव आता है, जिसका मतलब होता है पैदा होना, यानी जो संस्कृत से पैदा होकर बदल गया। ये बढ़िया है। एस फॉर सेम से ये उलझन तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो परीक्षा में काम आएगा। इन्हें पहचानने के नियम। हाँ, इनके नियम क्या हैं? पहले तत्सम की बात करते हैं। हाँ, ये नियम बहुत काम के हैं। नोट्स के मुताबिक 4 मुख्य पहचान है। पहली, अगर किसी शब्द में संयुक्त अक्षर यानी क्ष, त्र, ज्ञ या श्र आए, तो वो लगभग हमेशा तत्सम ही होगा। जैसे क्षेत्र या पत्र। बिल्कुल। दूसरी पहचान है री की मात्रा का इस्तेमाल, जैसे गृह या पितृ। आम बोलचाल में हम गृह की जगह घर इस्तेमाल करते हैं, जो तद्भव है। एकदम सही। तीसरा नियम है श, षटकोण वाले श का प्रयोग, जैसे कृषक शब्द में। और चौथा है र की मात्रा, जिसे हम रेफ कहते हैं। अच्छा, जो कर्म या सूर्य में ऊपर की तरफ लगता है। हाँ, या प्र की तरह नीचे लगता है। ये सब संस्कृतनिष्ठ ध्वनियां हैं, इसलिए ये तत्सम की पक्की पहचान है। ठीक है, ये तो तत्सम के नियम हो गए। अब तद्भव शब्दों को कैसे पहचानें? इनके लिए भी कुछ नियम हैं? हाँ, तद्भव के लिए 2 बहुत ही पक्के नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। हाँ, आ वाला। हाँ, वाला, वे 100% तद्भवी होंगे। जैसे चांद, गांव, आंख। ये ध्वनि संस्कृत में थी ही नहीं, ये हिंदी की अपनी ध्वनि है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग। मतलब जब एक ही अक्षर आधा और पूरा एक साथ आए, जैसे बच्चा में चच या सच्चा में चच। ये भी ज्यादातर तद्भव शब्दों में ही पाया जाता है। यहाँ नोट्स में एक आम गलती का भी जिक्र है, जो चंद्र बिंदु से जुड़ी है। जी, छात्र अक्सर अंग यानी अनुस्वार और आ यानी चंद्र बिंदु में कंफ्यूज हो जाते हैं। नियम बस इतना याद रखना है कि चंद्र बिंदु वाला शब्द हमेशा तद्भव होगा। अच्छा। अनुस्वार वाला शब्द तत्सम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन चंद्र बिंदु एक गारंटी है। इन नियमों को समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जा सकता है। सवाल है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? और विकल्प है ए खेत, बी घर, सी क्षेत्र और डी दांत। अब देखिए, यहाँ हमारे नियम कैसे काम आते हैं। दांत में चंद्र बिंदु है तो ये तद्भव है। गया। घर और खेत आम बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन क्षेत्र में क्ष संयुक्त अक्षर आ गया, तो ये साफ तौर पर तत्सम शब्द है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। तत्सम का क्ष तद्भव में अक्सर ख या छ बन जाता है, जैसे क्षेत्र का तद्भव खेत हो गया। हाँ, ये भाषा के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्ष एक जटिल ध्वनि है जिसे बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो आम बोलचाल में लोगों ने उसे आसान करके ख बोलना शुरू कर दिया। अच्छा।
अक्षी का आंख हो गया, क्षीर का खीर हो गया। पैटर्न समझना जरूरी है। अब नोट्स में कुछ ऐसे सुपरहिट शब्दों का जिक्र है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जी, ये 3 शब्द तो मानो हर परीक्षा के पसंदीदा हैं। पहला है गोधूम, जो एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, अंदाजा लगा सकती हैं? गोधूम सुनने में तो गोंद जैसा लग रहा है। और यही गलती होती है। गोधूम का तद्भव है गेहूं। ये बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिए। ओके, गेहूं। दूसरा है हरिद्रा, इसका तद्भव है हल्दी। और तीसरा है अक्षोट, जिसका तद्भव है अखरोट। ये तीनों तो रट लेने चाहिए। चलिए, अब नोट्स में दी गई शब्दों की सूची पर आते हैं। ये सूची काफी लंबी है, तो इसे रटने के बजाय हम कुछ दिलचस्प और जरूरी शब्दों पर चर्चा करते हैं, ताकि उनके पीछे का पैटर्न समझ आए। बिल्कुल, यही सही तरीका है। हम इसे एक एक करके नहीं बल्कि समूहों में देखते हैं। चलिए, कुछ रोजमर्रा की चीजों से जुड़े शब्दों से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला शब्द है कपड़ा। इसका तत्सम है करपट। और नारियल का नारिकेल। ये तो काफी मिलते जुलते हैं। हाँ। लेकिन कंघा का कंकण थोड़ा अलग है। हाँ, कंकण का मतलब असल में कंगन या कड़ा होता है, लेकिन वहीं से कंघा शब्द भी विकसित हुआ। इसी तरह मुद्री यानी अंगूठी का तत्सम है मुद्रिका। और चूरण का? चूरण। आप देख रही हैं, ज्यादातर शब्दों में ध्वनि का सरलीकरण हुआ है। अब कुछ जीव जंतुओं के नाम देखते हैं, जैसे पंछी का पक्षी हो गया। यहाँ भी क्ष का छ वाला नियम लग रहा है। व्याघ्र। व्याघ्र बोलना मुश्किल है, बाघ बोलना आसान। बिल्कुल। सांप का सर्प, मक्खी का मक्षिका। शरीर के अंगों से जुड़े कुछ शब्द भी हैं, जैसे आंख का अक्षी, भौं का भ्रूभंग और पंख का पक्ष। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और आंसू का अश्रु, पसीना का प्रस्विन्न। पसीना शब्द तो बहुत बार पूछा गया है। इसी तरह सींग का तत्सम है श्रृंग। यह वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खाने पीने की चीजों की बात करें तो दूध का दुग्ध, दही का दधी, घी का घृत और खीर का क्षीर, ये तो बहुत आम है। लेकिन कुछ मुश्किल भी हैं, जैसे मिठाई का तत्सम है मृष्टिका और करेला का कारविल्ल। लहसुन का लशुन और लौंग का लवंग भी बहुत पूछा जाता है। इलायची का एला और अदरक का आर्द्रक, ये दोनों यूपी की परीक्षाओं के लिए खास तौर पर जरूरी बताए गए हैं। अच्छा, नोट्स में कुछ शब्दों के आगे परीक्षा के नाम भी लिखे हैं, जैसे अंगीठी का अग्निष्ठिका। इसे यूपी पुलिस और यूपीएसएससी के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। जी, इसका मतलब है कि ये शब्द इन परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और इनके दोबारा आने की संभावना ज्यादा है। एक और ऐसा ही शब्द है अटारी, जिसका तत्सम अट्टालिका है। ये आरओ परीक्षा का पसंदीदा सवाल है। रिश्तों से जुड़े कुछ शब्द देखते हैं। देवर का द्विवर, सौत का सपत्नी, पतोहू का पुत्रवधू और दामाद का जमाता, और सबसे जरूरी ससुर का श्वसुर। ये श्वसुर और जमाता तो बहुत बार आते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा है। इसी तरह पड़ोसी का प्रतिवेशी भी याद रखना चाहिए। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जो सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, जैसे ओझा का उपाध्याय। इन दोनों में तो कोई समानता ही नहीं दिख रही। ये बहुत अच्छा सवाल है। समय के साथ कुछ शब्दों का रूप इतना ज्यादा बदल गया कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। उपाध्याय से ओझा बनना भाषा के विकास का एक चरम उदाहरण है। अच्छा। एक और ऐसा ही शब्द है उबटन, जिसका तत्सम ऊर्ध्ववर्तन है। ये भी बहुत अलग लगता है। एक और है कन्नौज, जिसका तत्सम कान्यकुब्ज लिखा है। ये तो शहर का ऐतिहासिक नाम भी है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि भाषा और इतिहास कैसे जुड़े हुए हैं। कई जगहों के आज के नाम उनके पुराने संस्कृत नामों के ही तद्भव रूप हैं। एक मिनट, सूची में एक जगह लिखा है अनेक का तत्सम यज्ञोपवीत। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या ये सही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एक आम गलती की ओर इशारा करता है। असल में यज्ञोपवीत जनेऊ का तत्सम रूप है, अनेक का नहीं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि नोट्स पे भी कभी-कभी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए हमें अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो एक महत्वपूर्ण सुधार है। जी बिल्कुल। अब कुछ और जरूरी शब्दों पर नजर डालते हैं जिन पर खास टैग लगे हैं। किसान का कृषक तो आसान है, लेकिन बढ़ई का वर्धकी और सुनार का स्वर्णकार। इसी तरह केवट का क्यावर्त, गोबर का गोमय, ये यूपी टेट में बहुत आता है। एक बहुत मुश्किल शब्द है गूंथ, जिसका तत्सम श्मश्रु है। श्मश्रु। हाँ, श्मश्रु का मतलब दाढ़ी मूछ होता है और वहीं से ये शब्द आया है। और अफीम का अहिफिन, फटकरी का स्फटिक, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक,
ये शब्द तो बिना पढ़े कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसीलिए इन सूचियों का महत्व है। लेकिन इन्हें रटने के बजाय अगर हम दिन में 10-15 शब्दों को भी उनके पैटर्न के साथ देखें तो वे आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे व का ब बनना, अच्छा। वर यात्रा का बारात हो गया, वक का बगुला हो गया। ये एक सामान्य पैटर्न है। तो कुल मिलाकर हमने परिभाषाएं देखी, पहचानने की ट्रिक सीखी और बहुत सारे उदाहरणों पर भी चर्चा की। इस सबका सार क्या है? एक प्रतियोगी छात्र के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है पैटर्न को समझना। जैसे हमने बात की, क्ष का ख या छ बनना, श का स बनना, वर का ब बनना, चंद्र बिंदु का प्रयोग। अगर आप इन 4-5 मुख्य पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं तो आप उन शब्दों को भी हल कर पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे। मतलब रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। बिल्कुल। ये नोट्स रिवीजन के लिए बेहतरीन है। खासकर वो शब्द जिन पर महत्वपूर्ण टैग लगे हैं, उन्हें परीक्षा से पहले जरूर दोहराना चाहिए। और अंत में एक विचार, जैसा कि हमने कन्नौज और कान्युकुब्ज के उदाहरण में देखा कि कैसे एक शहर का नाम अपने संस्कृत रूप से आज के आम नाम तक पहुंचा। जरा सोचिए, हमारे आसपास की जगहों, गांवों और शहरों के कितने ही नाम ऐसे होंगे जिनकी अपनी एक ऐसी ही यात्रा रही होगी, जो संस्कृत से शुरू होकर आज हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं। शायद अपने शहर के नाम की कहानी खोजना भी एक दिलचस्प काम हो सकता है।